Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. This is Bhavya Chaudhary and today we will do some previous year question paper of UPSC EPFO 2020. Subject जो है वो history and polity के हैं questions. So I am starting with first question of history, that is where did Gandhi ji put in his first major public appearance after returning from South Africa in 1950. तो आपको बताना है गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो पब्लिक अपीयरेंस दी थी वो कहाँ दी थी? तो ऑप्शंस आर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, खेड़ा, चंपारण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो द आंसर विल बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. आंसर इज डी. आए थे 9 जनवरी 1915 को इंडिया में. ठीक है, अब इसमें हम कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में. सबसे पहले गांधी जी ने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आफ्टर, कहाँ से आए थे वो? साउथ अफ्रीका से. ठीक है, बीएचयू में. और महाराजा ऑफ दरभंगा जो थे उस टाइम वहां पे चेयरमैन थे, महाराजा ऑफ दरभंगा. तो मे बी क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि ये टॉपिक पूछा गया है. तो जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड और उनके ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनेंगे हम वो सारे कवर करेंगे आज. बेसिकली जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटी. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में और देखते हैं. बेसिकली ये जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि वाराणसी में है, स्टैब्लिश किसने किया था? स्टैब्लिश किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में. किसके कॉपरेशन के साथ? डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ. ठीक है, और किस एक्ट के थ्रू बना था? किस एक्ट के थ्रू बना था? बीएचयू एक्ट 1915. बीएचयू एक्ट 1915. अब आगे देखते हैं. बीएचयू के बारे में पता चल गया हमें, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में भी. और अगर आप लोगों ने मेरी पॉलिटी की क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें पूना पैक्ट के बारे में पढ़ाया था. तो पूना पैक्ट जब साइन किया गया था बिटवीन बी आर अम्बेडकर और गांधी जी जो थे यरवदा जेल में थे. तो ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी मदन मोहन मालवीय हैड साइन द एग्रीमेंट विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि पूना पैक्ट करके आया. ओके, तो महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे. इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. 2 अक्टूबर को बॉर्न हुए थे 1869 में पोरबंदर में. ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, इंडियन लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. अब चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि ये ऑप्शन में है, चंपारण सत्याग्रह 1917, इसके बारे में देखेंगे. तो बिहार में इंडिगो जो है ब्रिटिशर काफी फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि आप इंडिगो ग्रो कीजिए. कितने पार्ट पे? ऑन 3/20 ऑफ देयर टोटल लैंड पे उनको इंडिगो यानी कि नील उगाना था. ठीक है, जब नील क्रांति जो है या इंडिगो रिवोल्ट यहीं से आया था. तो इंडिगो प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? ड्रॉप हो रहे थे. बेसिकली क्यों? उनके जो सब्सिट्यूट है मार्केट्स में अवेलेबल हो गए थे, जो केमिकल सब्सिट्यूट्स थे. तो क्या थे? लेकिन प्लांटर्स जो थे, जो यूरोपियंस थे, वो इलीगल ड्यूज मांग रहे थे उनसे. ठीक है, जिससे क्या हुआ? वो अगर मतलब उनको अगर किसी और क्रॉप पे शिफ्ट करना है तो उनसे हाई रेंट लिया जा रहा था पीजेंट से, और इलीगल ड्यूज भी. तो इसी के विरोध में हुआ था चंपारण सत्याग्रह. गांधी जी सबसे पहले यही सबसे फर्स्ट सत्याग्रह उन्होंने यही किया था 1917 में. ठीक है, उन्होंने तिनकाठी सिस्टम को अबॉलिश किया था और बोला था कि प्लांटर्स सिर्फ 25% पे करेंगे, जो है पीजेंट्स जो है 25% पे करेंगे, 25%. ठीक है, और ध्यान दीजिएगा गांधी जी जो क्रोनोलॉजी में जहां जहां गए हैं, तो मैंने ऐसे केक याद किया है. यह है चंपारण, यह है अहमदाबाद मील स्ट्राइक, ठीक है, फिर है खेड़ा करके. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अहमदाबाद मील स्ट्राइक. ठीक है, तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 में हुई थी. तो गुजरात में फ्लैग जो था वो आ चुका था. तो क्या हुआ था? जो गांधी जी थे और जो वर्कर्स थे बेसिकली वो स्ट्राइक कर रहे थे कि उनको जो है क्या कहते हैं, जो उनका सैलरी है वो इंक्रीज किया जाए, जो बोनस है वो 50% किया जाए. तो इसकी वजह से जो है अहमदाबाद में स्ट्राइक हो रही थी. गांधी जी भी उसमें सपोर्ट में थे, गांधी जी वहां भी गए थे और उन्होंने वहां पे फास्ट इनटू डेथ किया था. तब जाके जो चार्जेस थे वो 35% इंक्रीज किए.
बेसिकली जो कंपनी के जो इंडस्ट्री के मालिक थे, टेक्सटाइल के मालिक थे, वो 25% चाह रहे थे, लेकिन वर्कर्स 50% मांग रहे थे। फिर गांधी जी ने उन्हें 35% के लिए बोला और उस चीज पे वो एग्री भी कर गए। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। फिर आया खेड़ा सत्याग्रह 1918। पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो गुजरात में जो है काफी सारी क्रॉप्स फेल हो गई थी, ठीक है, ड्यू टू वहाँ की वेदर कंडीशंस की वजह से। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि अगर आप 25% से कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना। बट ब्रिटिश उसको ही फॉलो नहीं कर रहे थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उन लोगों के पास उन्होंने उनकी क्रॉप्स ग्रो की हैं नहीं की हैं, उनको वो उनसे पूरा टैक्स ले रहे थे। तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और बोला था कि अगर अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तभी वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये 3 जगह गए थे, पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, देन चंपारण, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और फिर है खेड़ा सत्याग्रह। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है, सॉरी ये बुक से रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। तो ये बुक किसने लिखी, गांधी एज महात्मा, ये बुक किसने लिखी? बुक लिखी है आपके शाहिद अमीन ने, शाहिद अमीन ने, ठीक है, इन्होंने लिखी थी बुक। बेसिकली गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। जब गांधी जी वहाँ पे विजिट किया था 1921 में गोरखपुर में, तो इन्होंने वो उसमें बताया कि कैसे वहाँ पे वो मीटिंग रही। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was the president of Indian National Congress at time of independence of India। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर इज क्या है? पताबी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या जेबी कृपलानी? तो आंसर इज जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे आंसर। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जेबी कृपलानी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1947। उनसे एक साल पहले जो थे जवाहरलाल नेहरू थे 46 में, ठीक। 46 में जवाहरलाल नेहरू, 47 में जेबी कृपलानी, 48-49 में पताबी सीतारामैया। आपको पता होना चाहिए, ये 2 साल कंटिन्यूस आए और ये वही थे जिनकी हार पे महात्मा गांधी जी ने बोला था इनकी हार नहीं हुई है, मेरी हार हुई है। क्योंकि किससे इनका जो था इलेक्शन हुआ था, वो हुआ था आपके सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस से ये हार गए थे। तो आपको कमेंट से बताना है कौन से सेशन में, ठीक है। अब 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन बने, फिर 1951 में अगेन जवाहरलाल नेहरू क्या बने? आईएनसी के प्रेसिडेंट, ठीक है, आईएनसी के प्रेसिडेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, दैट इज ये हमें पता है कि 1885 में बॉम्बे में ये फाउंड की गई थी। एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1885 में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और थर्ड प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ओवरऑल में 1887 में। और जो फर्स्ट वुमेन फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, वो बनी थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज during 1931 under whose leadership did a strong किसान सभा movement develop in the गया district of बिहार। तो 1931 के टाइम पे गया डिस्ट्रिक्ट में किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट जो है डेवलप हुआ था? तो आंसर इज आपके ऑप्शंस हैं यदुनंदन शर्मा, सहजानंद, शीतला सहाय या तिलका मांझी। तो क्या होगा आंसर? आंसर विल बी यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। देखिए यदुनंदन शर्मा, तो यदुनंदन शर्मा ने इनिशिएट किया था पीजन मूवमेंट गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था दैट इज कॉल्ड रेवरा सत्याग्रह, ठीक है, रेवरा सत्याग्रह, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो जमींदार के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है, जो कि रेवरा में थे, तो इसलिए इसको रेवरा सत्याग्रह भी कहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे अबाउट, तो बिहार प्रोविंशियल सभा किसान सभा किसने स्टार्ट की थी? 1929 में बाय शहजानंद सरस्वती ने, बाय शहजानंद सरस्वती, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। दूसरा
यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा 1918 में बाय गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। किससे स्टार्ट की थी यूपी किसान सभा? 1980 में 18 में गौरीशंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, और साथ में मदन मोहन मालवीय जी भी इनके सपोर्ट में थे। फिर है अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी। तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हु प्रोड्यूस द पीरपुर कमिटी, सॉरी पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट किसने प्रोड्यूस की थी? 1938। किसने की थी? तो ऑप्शंस आर मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, अहरार पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने की थी। मैं बताती हूँ क्यों। मुस्लिम लीग, ठीक है, मतलब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कांग्रेस के रूल में मुस्लिम्स पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या मुस्लिम के क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए पीरपुर रिपोर्ट बनी थी। किसकी चेयरमैनशिप में? राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर, इन्हीं के नाम पर ये पीरपुर रिपोर्ट लिखी गई थी, ठीक है। इनके अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट थी? AK फाजुल्ला की थी, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, और द शरीफ रिपोर्ट, ये भी मुस्लिम के ग्रीवियंसेस की कुछ रिपोर्ट हैं। उसके बाद इसमें यही था, एलिगेशन लगा था कांग्रेस पे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following facts pertaining to the National Green Tribunal is not correct? इसे करने से पहले हम पहले एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एनजीटी के बारे में, फिर आप लोग ही मुझे बताएंगे कि आंसर क्या है। तो एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सबसे पहले क्या है कि 2010 में आई थी, 18 अक्टूबर 2010 में। सबसे इंपॉर्टेंट 2010 में आई थी। किस एक्ट के थ्रू? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के थ्रू आई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू आई थी, ठीक है। और एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके। उसके बाद ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेटेड है? दैट इज आर्टिकल 21, जो कि किससे क्या है? आर्टिकल 21 नेचुरल, यहाँ पे जस्टिस के बारे में बात की, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस ट्रिब्यूनल हैज सेम स्टेटस एज हाई कोर्ट। तो इस जो ट्रिब्यूनल का है कैसा स्टेटस है? हाई कोर्ट के जैसा ही है, ठीक है, सेम स्टेटस है हाई कोर्ट के जैसा ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जल्दी जल्दी स्पीडी डिस्पोजल देना, ठीक है। और दूसरा एनजीटी क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं इसको, और क्वासी यानी कि लाइक जुडिशियल बॉडी भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एनजीटी जो है जितने भी इश्यूज हैं उनको 6 मंथ के अंदर अंदर फिनिश करेगी, ठीक है। विद इन 6 मंथ के अंदर उनको वो डील करेगी। कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरमैन है एंड मेंबर्स, चेयरमैन है और मेंबर्स है। मेंबर्स आपके जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स भी हैं। अब देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम ऑफ 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर, 10 और 20 जो होंगे जुडिशियल मेंबर होंगे, और साथ में एक्सपर्ट मेंबर्स भी। टेन्योर कितना है? 5 ईयर का टेन्योर है। और ध्यान दीजिएगा एनजीटी में रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा? चेयरमैन जो है अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन जो है अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है, उनसे कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि जुडिशियल एक्सपर्ट मेंबर्स को क्या करेगी? चूज करेगी, ठीक है, अपॉइंट करेगी। सैलरी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एनजीटी के पास अपैलेट जुरिसडिक्शन भी है, ठीक है, वेयर अंडर विच इट कैन कंडक्ट हियरिंग, हियरिंग भी कंडक्ट करती है, ठीक है। एनजीटी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द जुडिशियल प्रोसेस मेंशन इन सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एनजीटी जो है किसको फॉलो नहीं करती? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को। 4 रीजनल ऑफिस हैं एनजीटी के, तो पूछ सकते हैं कितने हैं? तो भोपाल में है, ठीक है, कोलकाता में है, ठीक है, चेन्नई में है और एक है पुणे में। इसमें आगे बढ़ेंगे
तो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंडिया जो है थर्ड कंट्री बना है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जिनके यहाँ क्या है, एनजीटी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया कौन सी कंट्री में आ गया है, थर्ड। इंडिया इज थर्ड, जिनके पास क्या है, एनजीटी है, थर्ड रैंक पे। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आप बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। तो ये रहा क्वेश्चन, which one of the following facts pertaining to NGT is not correct, ध्यान दीजिएगा, is not correct। तो NGT was set up in year 2010, it is correct, yes it is correct। Purpose is to ensure effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest, तो ये भी correct है। It is bound by procedure laid down under code of civil procedure, क्या ये सही है, नहीं है, अभी मैंने बताया इट इज नॉट करेक्ट। और इट गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। तो सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेट कमिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट है, इट रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट मे बी अफेक्टेड, पहला। सेकेंड है, ये स्क्रूटनाइज करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ कैग की, ठीक है, ये पब्लिक अंडरटेकिंग की। और या फिर एग्जामिन करता है बिल ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, ए। ठीक है, एस्टिमेट कमिटी, ए है आंसर, कि ये रिपोर्ट किस पे देखता है, इकोनॉमी पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी वगैरह पे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि फाइनेंशियल कमिटी है, इट इज अ फाइनेंशियल कमिटी। ठीक है, इट इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी है। ठीक है, दो टाइप की कमिटी होती है, परमानेंट एडहॉक होती है टेम्परेरी। ठीक है, थर्ड पर्पस क्या है इस कमिटी का, एस्टिमेट देखना, इंक्लूडेड बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, बेसिकली बजट जो प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में उसको देखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको क्या कहता है, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमिटी भी कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमिटी। सो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर इन यूपीएससी ईपीएफओ कि कौन से क्या कहते हैं, किस कमिटी को कंटिन्यूस इकोनॉमी कमिटी कहा जाता है, तो दैट विल बी एस्टिमेट कमिटी। तो एस्टिमेट कमिटी में 30 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में 25 के बाद में 30 इंक्रीज कर दिए, 25 से बाद में कितने कर दिए, 30 मेंबर्स। और सारे के सारे मेंबर्स कहाँ से आने हैं, लोकसभा से। सारे के सारे मेंबर्स कहाँ से आने हैं, लोकसभा से। राज्यसभा से एक भी पर्सन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक भी पर्सन नहीं लिया जाएगा। तो ये एस्टिमेट कमिटी के बारे में, 30 मेंबर्स और सबके सब कहाँ से होंगे, लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the acronym for the word that is नीति आयोग। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या है इसमें, नेशनल इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिया, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रस्ट इन इंडिया। तो आंसर इज बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति। तो नीति आयोग जो बना था वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। ठीक है, तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। पहले तो इसका एक्रोनियम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, देन उसके बाद क्या बताया मैंने, किसका रिप्लेसमेंट है, प्लानिंग कमीशन का। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये क्रिएट किया गया विद द अनाउंसमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने कब की थी, 15 अगस्त 2014 में की थी उन्होंने। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया इसमें क्या कर रही है, जितने भी प्लानिंग कमीशन के जितने प्लान्स है उसके हिसाब से, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन में प्लान बनते थे, वैसे नीति आयोग भी अब जितनी भी प्लानिंग होगी उन सबको क्या कहता है देखेगा। ठीक है, वही काम करेगा। और इसके बाद क्या था, 1 जनवरी 2015 को आ गई थी, और किस पे करेगा, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान देगा, मतलब जो अप्रोच रहेगी इसकी टॉप टू बॉटम नहीं रहेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन,
वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमन बेरी हैं, याद रखना है वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, चेक कीजिएगा, और चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी, और सीईओ कौन है, श्री BVR सुब्रमण्यम, और चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। तो कौन सी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, कौन सी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, डोगरी, फर्स्ट ऑप्शन डोगरी, सेकंड इज भोटी, थर्ड इज मैथिली, फोर्थ इज संथली। सो आंसर इज भोटी, भोटी करके कोई भी लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो भोटी नहीं है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेज है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। उसके बाद आसमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी। ये कुल मिला के 22 लैंग्वेजेस है। अर्लियर कितनी थी, 14 थी, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट हुआ, लैंग्वेजेस ऐड होती गई। तो सिंधी किस अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से सिंधी ऐड की गई। दूसरा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किससे ऐड की गई, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, यानी कि इसको BDMS करके याद कर सकते हो, BDMS, ठीक है। तो ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी 2003 में, जो कि 2004 में आई, ठीक। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। इसको देखो कैसे करना है। तो कोंकणी, सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो 67 अगर आपको याद है तो आपको ये याद हो जाएगा कि 71st अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई। ये कौन सी ईयर में हुई, 1992। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट से आपकी 4 लैंग्वेज ऐड हुई, दैट इज मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली, ठीक है, 2004 में इनफोर्स हुई। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज को लिस्ट करती है 8th शेड्यूल, ठीक है। पार्ट 17th में है, 17th पार्ट में। 18th पार्ट किसका है, यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल 343 से लेकर 351 का है, 343 से 351। 344 आर्टिकल क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अ कमीशन बाय प्रेसिडेंट, मतलब जैसे ही 5 साल हो जाएंगे, जैसे ही कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का और 5 साल हो जाएंगे, तब एक कमिटी को क्या करना है, कमीशन को बनाना है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 351 क्या है, स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहा है हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए है एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 351 है। और कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस कैसे ऐड होंगे, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन है, स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन है, who among the following was the founder of स्वतंत्र पार्टी। so answer is, you have to tell, options are राजगोपालाचारी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नारायण देव। तो आंसर इज सी, राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी जो थे आपके लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। इन्होंने ही क्या की थी, ये पार्टी स्वतंत्र पार्टी फाउंड की थी, ठीक है। 1959 से 74 तक चली। जवाहरलाल नेहरू से इनके थोड़े से मतभेद हो गए थे, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थोड़े सोशलिस्ट ज्यादा ज्यादा टिल्टेड रहते थे, ठीक है। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी फाउंड की गई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है,
राजा जी भी कहते थे इनको, राजा जी, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, फर्स्ट रिसिपिएंट थे भारत रत्न के, ठीक है, 1955 में, तो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी बनाई थी। तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी जितनी भी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी है, ये सोसाइटी उसको तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती थी। ये चेयरपर्सन बने थे म्यूनसिपैलिटी ऑफ सलेम के, ठीक है। और इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला भारत रत्न 1955 में। और इन्होंने क्या किया था, रामायण को तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ही ट्रांसलेटेड या ही रोट अ हिंदी तमिल ट्रांसलेशन ऑफ रामायण, जो कि पब्लिश की गई थी एज ए चक्रवर्ती तिरुमगन। चक्रवर्ती तिरुमगन। तो इस बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था तमिल लैंग्वेज का 1958 में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन ऑल्सो, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुण भक्ति रेफर टू? निर्गुण, ठीक है। भक्ति दो प्रकार की होती है, भक्ति दो टाइप की होती है, एक होती है निर्गुण, एक होती है निर्गुण, एक होती है सगुण। निर्गुण में फॉर्मलेस गॉड की पूजा की जाती है और इधर फॉर्म की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इसी के चक्कर में ऐसे ही करके भक्ति के उसमें बहुत सारे जो थे आपके सेंट्स थे वो डिवाइड हो चुके थे। जैसे कैसे, निर्गुण भक्ति रेफर टू डिवोशन एंड वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस गॉड। निर्गुणा भक्ति इज डिवोशन टू एन ऑल इनकम्पासिंग फॉर्मलेस गॉड के लिए। निर्गुण मीन्स विदाउट ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है, जिसमें शैविज्म, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म बेसिकली विष्णु जी के जो अवतार को मानते हैं, शैविज्म जो शिव जी को मानते हैं, शक्तिज्म जो शक्ति यानी कि आपकी जो शक्ति है बेसिकली दुर्गा माता वगैरह उनकी फॉर्म्स को मानते हैं, ठीक है। तो द भक्ति मूवमेंट प्रीच इन कॉमन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू मैसेज टू रीच द मासेस। कॉमन लैंग्वेजेस में प्रीच की जाती थी भक्ति मूवमेंट ताकि सभी तक वो बात पहुंचे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है निर्गुण भक्ति के। तो निर्गुण भक्ति जो है फॉर्मलेस वर्शिप थी, आदि शंकरा ने इंट्रोड्यूस की थी, आदि शंकरा ने। और इसके थॉट थे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल एटसेट्रा। कौन थे? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल एटसेट्रा। ये निर्गुण भक्ति को मानते थे, ठीक है। सरगुण भक्ति, ठीक है। सरगुण भक्ति क्या है? ये बिलीव करते हैं वर्शिप ऑफ फॉर्म, ठीक है। बिगेस्ट क्या था इसमें? रामानुजम, ठीक है, निम्रक, माधव, वल्लभ, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, ये सब किसको मानते थे? सरगुण भक्ति को मानते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एन ए अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर ऑफ मुगल स्टेट? तो क्या था एन ए अकबरी का, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका ऑप्शन, सोशल डिसहार्मनी इन्फ्लुएंस्ड बाय विम्स ऑफ द नोबिलिटी, पहला। सिसेशन ऑफ प्रोविंशियल यूनिट फ्रॉम सेंट्रल रूल, तीसरा सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, या फोर्थ establishment of rule of rural republic by overthrowing the Mughal suzerainty. So the answer is social harmony with the support of strong ruling class, ठीक है। इस चीज को वो प्रमोट करती थी, मतलब एन अकबरी में लिखा हुआ है, ठीक है, मुगल स्टेट के बारे में। तो राइटर कौन है एन अकबरी के? अबुल फजल, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन नेम क्या था एन अकबरी में जो लिखा हुआ है, मेन नेम ऑफ अकबर। अकबर चाहते थे कि उनका जो रूल है उसके अंडर ज्यादा ज्यादा लोग रहें, क्योंकि उनका जो रूल था लिबरल, टॉलरेंट और जस्टिसिएबल था, पीसफुल भी था। तो एन अकबरी 16th सेंचुरी में लिखी गई था डॉक्यूमेंट, ठीक है। अबुल फजल ने लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, अबुल फजल ने लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, और डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्परर, अकबर के से रिलेटेड था, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है इसका? 3 बुक्स में डिवाइडेड है, ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है, 3 बुक्स में डिवाइडेड है। पहला अकबर के एंसेस्टर के बारे में, दूसरा अकबर के जो इवेंट्स थे उसके जो रेन में जो जो इवेंट्स हुए, तीसरा एन ए अकबरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा? अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर कि व्हाट एन ए अकबरी जो है वो किस चीज से डील करती है? तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन
ठीक है, जो आर्मी, रेवेन्यूज वगैरह, ज्योग्राफी, ये सब इसमें मेंशन है, ठीक है। और इसमें स्टैटिस्टिकल डिटेल भी है, क्रॉप्स की, ईल्ड्स की, प्राइजेस, वेजेस एटसेट्रा, रेवेन्यू। तो अर्ली 20th सेंचुरी में अकबरनामा जो थी वो ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में बाय हेनरी बैबेज। सो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अर्ली 20th सेंचुरी में अकबरनामा को किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो आंसर इज हेनरी बैबेज, ठीक है। कुछ और लिटरेरी वर्क अकबर के टाइम के, ठीक है, ये भी है, देख लीजिए इनको भी। तो ये है मुंतखब उल त्वारिक या तारिक बिदाउनी, तो अब्दुल कादिर बदाउनी ने लिखी थी, बदाउनी आया तो उसलिए। तबाकत ए अकबरी, तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन। तकमीला अकबरनामा किसे लिखा था, इनायतुल्लाह ने, ठीक है। सूर सागर ब्रज भाषा में सूरदास ने लिखा था, ठीक है। और रामचरितमानस अवधी में लिखी गई थी बाय संत तुलसीदास, तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है, रामचरितमानस। अब है गांधी जी सॉल्ट मार्च टू डांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कहां से स्टार्ट की गई थी, कहां से स्टार्ट की गई थी। स्टार्ट किया गया था आपका साबरमती आश्रम से, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया गया था, साबरमती आश्रम, और कहां पे पहुंचे थे, दांडी मार्च, ठीक है। तो 24 डेज जो है ये चली है, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, ठीक है, 1930, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्शन कैंपेन था जो कि किस पे लगा रखा था, ब्रिटिश ने सॉल्ट पे लगा रखा था, ठीक है, नॉन वायलेंट था, ठीक है। और बेसिकली ये क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एक तरह का वो था, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि गांधी जी के बहुत सारे फॉलोवर भी थे। तो गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था 78 अपने वॉलंटियर के साथ, ठीक है। और ये कितना क्रॉस कर गया था, 387 लगभग किलोमीटर उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, ठीक है। और एक जगह है नवसरी जहां पे वो पहुंचे थे, ठीक है, दांडी में नवसरी, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि राजगोपालाचारी जो थे, ठीक है, उन्होंने गांधी जी के साथ गांधी जी लॉन्च एसोसिएट ऑर्गेनाइज एक लॉन्च किया था, वेदर नायम सॉल्ट मार्च, ये कहाँ पे किया था, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे, ये सी राजगोपालाचारी जी ने किया था, और गांधी जी ने किया था वेस्ट कोस्ट पे, गांधी जी ने वेस्ट कोस्ट पे किया था, सी राजगोपालाचारी ने ईस्ट कोस्ट पे किया था, और नाम है इसका वेद्रनयम सॉल्ट मार्च। सी राजगोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जो अरेस्ट हुई थी सॉल्ट मार्च के टाइम वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये फर्स्ट गवर्नर भी है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है। टू कमेमोरेट जो है 50th और 75th एनिवर्सरी में क्या हुआ था, स्टैम्प्स रिलीज की थी, ठीक है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस, कांग्रेस के उसमें कौन मेंबर नहीं था। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा और नरेंद्र देव। तो आंसर इज राजेंद्र प्रसाद, मेंबर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। किससे रिलेटेड नहीं थे, सोशलिस्ट ग्रुप से, कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जो थी आपकी, कांग्रेस सोशल पार्टी किसने स्टार्ट की गई की थी 1934 में बाय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नारायण देव। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नारायण देव ने की थी, ठीक है। इट वॉज सोशलिस्ट ग्रुप जो था, सोशलिस्ट ग्रुप था। इट वॉज फॉर्म बाय मेंबर ऑफ कांग्रेस ओवर आइडियोलॉजिकल जो इंडिफरेंस हो गया था उसकी वजह से। एनजी रंगा जो थे वो मेंबर थे सोशलिस्ट ग्रुप के, कांग्रेस के, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमेशा कांग्रेसमैन थे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने पब्लिश की थी एक जर्नल जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है। फिर ये जो पार्टी बनाई थी इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो इनकी जो जर्नल है दैट इज कांग्रेस सोशलिस्ट, पूछ सकते हैं हु पब्लिश्ड कांग्रेस सोशलिस्ट। सो आंसर इज राम मनोहर लोहिया। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, एनजी रंगा आपके, राम मनोहर लोहिया
जयप्रकाश नारायण, एनजी रंगा और नरेंद्र देव ने ये की थी आपकी, ठीक है। हाँ, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नारायण देव ने ये पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंड इन मकॉले 1835 माइन्यूट ऑन एजुकेशन? कौन सी इसमें चीज मेंशन नहीं है मकॉले माइन्यूट में? तो टीचिंग इंग्लिश फॉर्म, इंग्लिश मीडियम, सॉरी इट्स करेक्ट। लिबरल लिटरल ट्रेनिंग, ये भी करेक्ट है। टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलॉन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Teaching of both Western and Oriental text at higher level of education, this is wrong. So the answer is D, क्योंकि वो ज्यादा किसको प्रेफरेंस दे रहे थे? इंग्लिश को, ठीक है। तो 2 फरवरी 1835 में ये बनी थी। जो आपके फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे थॉमस बेबिंगटन मकॉले, ठीक है, इन्होंने माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन पे ये रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। इसमें क्या था फेमस? लॉर्ड मकॉले माइन्यूट डिस्प्यूट किया, सेटल्ड अ डिस्प्यूट इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट, की वेस्टर्न जो है एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। लॉर्ड मकॉले जो थे वो मानते थे कि जो इंडियन एजुकेशन है वो क्या है? वो इंफीरियर है। इंडियन एजुकेशन क्या है? इंफीरियर है। किससे? आपके जो है वेस्टर्न एजुकेशन से। उस टाइम पे ये सच भी थी बात, ठीक है। तो मकॉले माइन्यूट क्या है? दोबारा देखते हैं। ब्रिटिश एजुकेशन का ही था बेसिकली, कि वो चाहते थे जो वो ट्रेड वेड कर रहे थे कि इंडियंस को भी उसमें इंक्लूड करना, ठीक है। उनका वैसे मोटिव अपना ही प्रॉफिट था, ठीक है। ये जो लर्निंग्स थी वो किस सब्जेक्ट में पढ़ाई जा रही थी? संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में कंट्री का फर्स्ट ये स्टार्ट किया था 1813 में। मैंने बताया था कि 1 लाख का जो है सम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के एजुकेशन में खर्च करेगी, ठीक है, ये सब था। और मिशनरीज भी अलाउ कर दिए गए थे, ठीक है। और चार्टर एक्ट में ये भी था, इसमें ये था कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि उनकी नेटिव लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाए, ठीक है। और बाकी जो थे एंग्लिसिस्ट वो चाहते थे वेस्टर्न यानी कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए, ठीक है। अब इस पे देखते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये लॉर्ड मकॉले ने बनाई थी। इसमें क्या था? ठीक है, इसमें ये आपके मकॉले माइन्यूट ऑफ 1835 के अंडर ही थी। आगे बढ़ते हैं। उनका ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बेसिकली क्या था कि वो कुछ लोगों को पढ़ाएंगे और वो लोग फिर जनरल पब्लिक को भी मतलब नॉलेज जो है दे सकते हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट मकॉले माइन्यूट ओपन जो है उसने क्या किया, काफी बेनिफिट पहुंचाया क्योंकि बहुत सारी लिटरेरी वगैरह लिखी गई उस टाइम पे, बुक्स वगैरह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? So your options are अश्विनी कुमार दत्ता, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र और लाला लाजपत राय। तो द आंसर विल बी कृष्ण कुमार मित्र। आंसर विल बी कृष्ण कुमार मित्र। ये कौन थे? जो कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल जो है रिप्रेजेंट नहीं करते थे, मतलब उनके थॉट्स नहीं थे ऐसे। तो देखिएगा इसमें कृष्ण कुमार मित्र जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है, और लीडर थे ब्रह्मो समाज के। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और एक जर्नल लिखा था संजीवनी। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड क्योंकि अर्लियर ये पूछा गया है कृष्ण कुमार मित्र के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं ये संजीवनी जर्नल उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है, स्वदेशी मूवमेंट से उनका रिलेशन है या नहीं है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की जो इंडियन एसोसिएशन था 1876 में, उन्होंने वो भी ज्वाइन की थी, ठीक है। और साथ में मित्र जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी एसोसिएटेड थे और फर्स्ट थे वो पर्सन जिन्होंने बोला था कि आप ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करोगे बंगाल में। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट से ही किस कैसे हुआ, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट had its genesis in anti-partition movement which was started oppose the British decision to partition Bengal, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया था बंगाल का। उस टाइम कौन से वाइसरॉय थे? यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन रैयतवाड़ी एरिया इज करेक्ट? कौन सी सिचुएशन बैठती है रैयतवाड़ी के बारे में? तो रैयतवाड़ी एक
लैंड से लैंड सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड ऑफ मनी लेंडर्स, merchants and rich peasants who usually utilized services of the tenants. दूसरा, लैंडलेस लेबर बिकम लैंड ओनर्स, ये तो कभी हुआ ही नहीं. इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड टू टेनेंट एट हाई प्राइस, ठीक है. थर्ड है ये. फोर्थ, लैंड लॉर्डिज्म वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये कभी नहीं हुआ. सो सिर्फ आंसर क्या है, लार्ज अमाउंट जो है पास किया गया इन द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर, मर्चेंट्स वगैरह के. तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन. लैंड रिवेन्यू जो था मेजर सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, ठीक है. तो ये तीन टाइप से उन्होंने जो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम को डिवाइड किया. दैट इज जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी. जमींदारी सिस्टम हियर इज परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट of 1793. It was started by Cornwallis, Lord Cornwallis. So you have to tell. मैंने पॉलिटी में पढ़ाया था कौन सा एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था. ओके, तो ऐसे लिंक करके पढ़ना है आपने. जमींदारी सिस्टम देखते हैं सबसे पहले. परमानेंट सेटलमेंट. तो परमानेंट सेटलमेंट ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793, ठीक. इसमें क्या था, लैंड राइट फिक्स थे, ठीक है. और इसमें आपके जो जमींदार थे, ठीक है, वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. फार्मर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वो आपके क्या थे, इंटरमीडिएरीज थे, ठीक है. शेयर जो था गवर्नमेंट का वो कितना था, 10/11, ठीक है. और रिमाइंडर जो था जमींदार के पास जाता था. जैसे जमींदार जब कम उनके पास कलेक्शन होता था तो वो और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते फार्मर्स को, ठीक है. तो वेस्ट बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में ये सिस्टम प्रिवेलेंट था, परमानेंट सेटलमेंट. नेक्स्ट, महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी मतलब कैसे क्या किया, इसमें एक जो विलेज है उसमें जितने भी लोग हैं उसमें एक विलेज हेडमैन को पूरा का पूरा रेवेन्यू देना पड़ता था. कैसे, इन सभी लोगों से कलेक्ट करके. दैट इज महलवाड़ी. तो महल बना दिए जाते थे, ऐसे एक महल कंसिडर किया जाता था पूरे एक विलेज को. तो इंग्लिश मैन हॉल्ट मैकेंजी ने ये सिस्टम स्टैब्लिश किया था, बनाया था, डिवाइस किया था. इंग्लिशमैन हॉल्ट मैकेंजी 1822 में, ठीक है. इसमें क्या था, लैंड रेवेन्यू जो थे वो कौन कलेक्ट कर रहे थे, होल विलेज के उस पे बेसिस पे कौन कर रहे थे, जमींदार नहीं कर रहे थे, विलेज हेडमैन कर रहा था, ठीक है. एंटायर विलेज को एक बड़ी सी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज महल, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है. और ये कहाँ पे था, ये जो था चेंज होता रहता था, फिक्स नहीं. जैसे वो 10/11 था परमानेंट सेटलमेंट, ये रिवाइज होता था पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू वहां पे कितने क्रॉप्स ग्रो हो रही है, ठीक है. और ये सिस्टम जो था, द सिस्टम पॉपुलराइज किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आगरा में, अवध में, और उसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब तक भी ये पहुंच गया. महलवाड़ी. लास्ट इज रैयतवाड़ी सिस्टम. रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, ठीक है. ये ब्रिटिश टेरिटरी में साउदर्न इंडिया, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन सदर्न इंडिया में था ये, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है. रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 18वीं सेंचुरी में, ठीक है. इसमें क्या था, लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर डायरेक्टली टू द स्टेट. डायरेक्टली जो थे वो स्टेट को पे कर रहे थे. 3 सिस्टम थे. परमानेंट सेटल में जमींदार थे, ठीक है. महलवाड़ी सिस्टम में कंप्लीटली गांव को महल बना दिया गया था, उसमें एक विलेज हेडमैन को डायरेक्टली ब्रिटिश को पे करना पड़ता था, जमींदार नहीं थे. रैयतवाड़ी में फार्मर्स डायरेक्टली पे कर रहे थे ब्रिटिश को, ठीक है. सिस्टम में इंडिविजुअल कल्टीवेटर को रैयत कहते थे, ठीक है. तो ये था. और जब तक वो रेंट नहीं देता था तब तक उसको निकाला नहीं जाता था, ठीक है. एक ये भी था. और ये तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम. और कहाँ कहाँ फैला, और आपका महाराष्ट्र, बिहार, ईस्टर्न पंजाब वगैरह में फैला हुआ था, वहां पे भी सिस्टम था, ठीक है. इसमें मिडलमैन नहीं थे, ठीक है. अब ये है नेक्स्ट 1911 में जो आपकी सोशल सर्विस लीग है, किसने फॉर्म की थी, किसने बनाई थी, ठीक है. सो आंसर इज NM जोशी. आंसर इज नारायण मल्हार जोशी जी, ठीक है. इन्होंने की थी
1911 में, ठीक है। और ये गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे, फॉलोवर थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी 1921 में आई थी, इसमें भी जो थे NM जोशी उनका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। लाल लाजपत राय जो थे इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। सेक्रेटरी थे AITCU के 1925 से 29 के, और फाउंडर थे सोशल सर्विस लीग के 1911 के। कौन? NM जोशी, ठीक। और ये बहुत सारी लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो ये सोशल सर्विस लीग था, इसका जो एम था वो था कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है, सोशल सर्विस देकर, और जितने भी मासेस हैं उनको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना ऑफ लाइफ एंड वर्क। एक है उसमें गोपाल गणेश अगरकर की बात की गई है, ठीक है, जो आपके केसरी था, केसरी न्यूज़पेपर था, तिलक ने जो स्टार्ट किया था, उसके ये फर्स्ट एडिटर थे। कौन? जीजी अगरकर, यानी कि गणेश, गोपाल गणेश अगरकर। और इन्होंने साथ ही साथ फाउंडर एडिटर थे पीरियोडिकल वीकली उसके न्यूज़पेपर के सुधारक के। कौन? गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल थे फर्गुसन कॉलेज के, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, ठीक है। ये काफी सारे राइटर्स जो थे उनसे इंस्पायर्ड, जैसे मिल स्पेंसर, वॉल्टेयर वगैरह से, ठीक है। इनका ये था कि वुमेन लिबरेशन की तरफ काम करना, ये सुपरस्टिशियस जो रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, उन पर लिखे थे, और एजुकेशन प्रमोट भी करते थे। एक तिलक अगरकर डुओ बना था, ठीक है, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था, ताकि सोशल रिफॉर्म की हो, ठीक है, एजुकेशन में भी। इसमें क्या हुआ ना, एक कोलैबोरेशन जो है किसका फॉर्मेशन किया? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, जिसमें आपके तिलक भी थे। तो ऐसे देखिए रिलेट कीजिएगा, जो तिलक थे उन्होंने केसरी स्टार्ट किया था, लेकिन जो उनके फर्स्ट एडिटर थे वो थे गोपाल गणेश अगरकर। फिर उसके बाद में जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई, किसके द्वारा? ठीक है, ये तिलक अगरकर के द्वारा, ठीक है। इसमें भी ये दोनों इन्वॉल्व थे। और एक पब्लिक एक्सपोजर हुआ था तिलक अगरकर का 1882 में, जो एक फेमस कोल्हापुर अफेयर हुआ था। कोल्हापुर अफेयर, तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, कोल्हापुर अफेयर किससे रिलेटेड है? तो कोल्हापुर अफेयर किससे? तिलक से। और जीजी अगरकर, दैट इज गोपाल गणेश अगरकर से रिलेटेड। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स? से कौन रिलेट नहीं करता? आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, डॉक्टर अंसारी भी थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी थे। सो आंसर इज मोतीलाल नेहरू। कैसे? ऐसे देखिएगा, दो टाइप का डिवीजन हो गया था, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स। तो स्वराजिस्ट जो थे प्रो चेंजर्स थे सेक्शन के, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, कस्तूरी रंगा अयंगर और अजमल खान थे, ठीक है। ठीक है, देख क्या चाहते थे वो कि बॉयकॉट जो कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको खत्म करना है, और क्या करना था? असेंबली में जाकर वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रगल करना है बेसिकली, और अपनी बात मनवानी है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा था कि एंड और मेंड वाला सिस्टम था काउंसिल्स का, तो ये थे आपके स्वराजिस्ट। तो आपके जो मोतीलाल नेहरू थे वो स्वराजिस्ट थे, और वो बात कर रहे हैं आपके नो चेंजर्स की, कि नो चेंजर्स कौन थे? तो नो चेंजर्स जो वो थे, ये अदर ग्रुप था, अदर स्कूल था, ठीक है। ये C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MA अंसारी थे नो चेंजर्स, ठीक है। इन्होंने अपोज किया एंडोरमेंट जो स्ट्रेटेजी थी आपकी, ठीक है, स्वराजिस्ट की, ठीक है। और इन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम किया, बॉयकॉट पर, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट पर, ठीक है। और इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पार्लियामेंट्री वर्क है, ठीक है, उससे जो है काम नहीं बनेगा, तो इसलिए खुद से कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट करे थे, ठीक है। और सभी लोगों को प्रिपेयर करवा रहे थे कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कीजिए, ठीक है, इंडिविजुअली, मतलब उनको इंस्पायर करते। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे? ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया है आपको पॉलिटी के लेक्चर में, ठीक है। पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, ठीक है, AV अलेक्जेंडर भी थे। कौन नहीं थे? लॉर्ड वेवन, ठीक है, ये मेंबर नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, आपको पता है ये वाली बात, ठीक है। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस,
स्टैफर्ड क्रिप्स, आपके एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, प्राइमरी एम वही था कि ब्रिटिश को पावर ट्रांसफर करनी थी इंडिया में। ठीक है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, ये सब था इसका। लेकिन कैबिनेट मिशन किस किस ने दोनों ने रिजेक्ट कर दी थी, आईएनसी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था किसने दिया था, यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मैंने पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ाया है आपको, और कैसे कैसे किन किन ऑफर के थ्रू, मिशंस के थ्रू हुआ, और लास्टली किस मिशन या ऑफर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर of Lok Sabha formal dissociated from the political party after his election as the speaker? कौन थे वो जिन्होंने डिसोसिएट कर लिया था? आंसर इज नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट भी थे जो कौन बने थे, एज स्पीकर बने थे लोकसभा। ठीक है, और ये कहाँ से इलेक्ट हुए थे? हिंदूपुर जो है आंध्र प्रदेश में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, थैंक यू। और आज अभी 2020 का एनालिसिस हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लेक्चर ले रही हूँ फॉर स्पेसिफिकली यूपीएससी ईपीएफओ। तो आप अगर इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर्स देखते रहिएगा। थैंक यू।